तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 15th में और 15th में के दो वीडियोस आपके सामने आ चुके हैं। एक बड़ा क्वेश्चन 100 शब्दों वाला आरएएस मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग डेली कर रहे हैं, करंट अफेयर से एक क्वेश्चन लेते हैं वो, और एक 20 शब्दों का क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने दिया है। तो इसके अलावा थर्ड वीडियो जो हमारा डेली के फैक्चुअल न्यूज़ होती है वो आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। आज है 15th में और 15th में कोई डे बनाया जाता है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा हमें जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने ये डाल दिया क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया जाता है। दोस्तों एक फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये हमें सिखाने के लिए कुछ ऐसे डेज बनाए जाते हैं जो हमारी जागरूकता में वृद्धि करें। तो दोस्तों फैमिली का जो महत्व होता है आपको पता है, अभी सब सिंगल फैमिली होने लगी है। लोग शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अपने मम्मी पापा को साथ नहीं रखते, या फिर बहुत कम परिवार रहते हैं। पहले सब गाँव में रहते थे, है ना, सब जॉइंट फैमिली होती थी, कितने सारे संस्कार मिलते थे, कितनी सारी अच्छी यादें रहती थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो वही फैमिलीज़ की वैल्यू सब जानने के लिए ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। और अगर थीम देखें इस वर्ष की, तो फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी ये इस वर्ष की थीम है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश की बैठक में हिस्सा लिया है? तो दोस्तों एक बैठक में हिस्सा लिया है, तो मुझे लगा चर्चा कर लेनी चाहिए। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन संघ के नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया है। दोस्तों वास्तव में जिस तरह से ब्रिटेन हमारे साथ संधियां करने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों ब्रेग्जिट के बाद में, ब्रेग्जिट यूरोपियन यूनियन में 28 देश थे, ब्रेग्जिट होने के बाद में अभी कितने रह गए हैं? 27 रह गए हैं। ठीक है, तो 27 रह गए हैं। ब्रिटेन अलग हो गया है और ईयू अलग हो गया है। तो उधर ब्रिटेन हमारे साथ में समझौते करने की कोशिश कर रहा है, इधर ईयू भी कोशिश कर रहा है। तो हमने देखा था, मैंने ब्रिटेन के साथ में आपको पढ़ाया भी था, ब्रिटेन से हमने कैसे समझौते किए हैं। इधर ईयू भी कोशिश कर रहा है। तो ईयू के नेताओं ने हमें इन्वाइट किया था। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन संघ के नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया है। वर्तमान में ब्रिटेन के बाहर होने के पश्चात यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। अभी कितने देश हैं? 27 देश हैं। इस मीटिंग का नेतृत्व पुर्तगाल ने किया था। दोस्तों ये हमें पता ही है, 27 देश हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन के नेताओं की जो बैठक हुई है उसमें कितने देश हैं? टोटल 27 देश हैं। और इस मीटिंग का नेतृत्व पुर्तगाल ने किया था। और इस मीटिंग में दोस्तों बातें किस तरह की हुई हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता आदि पर चर्चा करेगी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी हमसे चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, या फिर द्विपक्षीय बायलैटरल इकोनॉमी समझौते करना, है ना। ऐसे समझौते यूरोपियन यूनियन भी हमसे चाहता है। तो इन्हीं पे चर्चा की गई थी। 2019-20 के अनुसार देखें तो ईयू हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन के निकला है। दोस्तों पहले हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन हुआ करता था? चाइना। मैंने आपको बताया भी था कि लगभग 93 बिलियन डॉलर का व्यापार चाइना के साथ हम लोग करते थे। लेकिन पिछले साल चीन के साथ में हमारी जो सेना पे तनातनी हुई है, तो चीन हमेशा से ये चाहता है कि सेना पे मैं लड़ता रहूँगा लेकिन व्यापार नहीं ख़त्म करूँगा। क्यों? क्योंकि उसका व्यापार उसके पक्ष में रहता है। चीन और इंडिया के बीच में जो व्यापार होता है, तो उसमें चीन निर्यात ज़्यादा करता है और हमारा जो निर्यात होता है वो चीन में बहुत कम होता है ना। तो चीन चाहता है कि क्योंकि व्यापारिक लाभ उसे होता है, तो हमेशा व्यापार बना रहे, बाकी सेना पे मैं तुम्हारी जगह भी छीनता रहूँगा, लड़ता भी रहूँगा। लेकिन भारत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भारत ने इस बार सख्त कदम उठाया और चीन के साथ सारे व्यापारिक समझौते, आपको पता है कि 103 जो 100 कितने सारे तो जो ऐप्स हैं उस पर वो बैन लगा दिया चाइना के। ठीक है, और 103 जो सैन्य सामग्री थी उन पे भी बैन लगा दिया गया। तो इससे दोस्तों हमारा व्यापार कम हो गया चाइना के साथ में। और उसके अलावा किन देशों के साथ बढ़ा? इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर का व्यापारिक भागीदार हमारा यूएसए था। लेकिन यूएसए से भी ज़्यादा दोस्तों इस बार 2019-20 में ईयू के हमारा व्यापारिक मतलब व्यापार ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों अगर और बात करते हैं तो डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को दोनों देश आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हमें दो देशों के बारे में संबंधों को पूछा जाए, हमें कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो ये 3-4 पॉइंट आप ऐसे ही ऐड कर देना। एक तो डिजिटली क्षेत्र में आपस में बातचीत हुई, एनर्जी के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। तो जब मतलब अगर मान लो जापान और इंडिया के बीच में कोई समझौता और हमें नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें हर समझौते में होती हैं ना। तो ये 1-2 लाइन होती हैं जो आप ऐड कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, जब नहीं भी आ रहा हो तो भी उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों ईयू और हमारे बीच में कुछ एक छोटी सी बातचीत, मतलब एक मीटिंग थी, मतलब ईयू के अपने देशों की मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने हमें इनवाइट किया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था। तो उस पर मुझे लगा कि अगर क्वेश्चन बन जाए तो हमें मतलब इस पर डिस्कस कर लेना चाहिए।
एक दोस्तों पुटोला नाच क्या होता है, अब इसका यही स्पेलिंग लिखी हुई थी हिंदी में, मतलब हिंदू में PUTOLA, इसे पुटोला ही बोलेंगे शायद। तो दोस्तों पुटोला नाच वैसे तो असम का है, लेकिन ये चर्चा में आ गया है तो इसलिए हमारे लिए भी डिस्कशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये नृत्य वैसे असम का नृत्य है, ठीक है, लेकिन और यह किया कैसे जाता है, कठपुतलियों के माध्यम से किया जाता है। ये कठपुतली जो डांस होता है राजस्थान में वैसा ही कुछ वहाँ होता है, लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों आया दोस्तों, अभी ये पुटोला नाच करवाया गया और उसमें कठपुतलियों के माध्यम से दोस्तों कोविड-19 के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए नृत्य किया गया। कोविड-19 के विरुद्ध संदेश देने के लिए दोस्तों ये डांस किया गया और मतलब कठपुतलियों से यह डांस करवाया गया, जिसमें हमें कई तरह से सिखाया गया है कि कोविड क्या होता है, कोविड से सुरक्षा कैसे होती है, इलाज कैसे होता है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगा और बहुत ही मतलब अच्छा भी लगा। अगर आप भी यूट्यूब पे सर्च करके अगर देखना चाहो तो मिल जाएगा, शायद वीडियो देख सकते हो आप इसे। तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में भी रहा। तो कई बार दोस्तों यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है ना, तो क्योंकि आरपीएससी भी आपको पता है यूपीएससी के पैटर्न पे ही चलती है। पिछली बार क्या पूछ लिया था, पिछली बार पूछ लिया था अर्जुन की प्रतिमा, जो हमने कभी सुनी नहीं, हम सोच रहे थे हिस्ट्री में होगी अर्जुन की प्रतिमा, है ना, जबकि अर्जुन की प्रतिमा उन्होंने पूछी कहाँ से, भारत और चाइना की जो अनौपचारिक वार्ता हुई थी तो शी जिनपिंग को घुमाने लेके गए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, तो वो उन्हें दिखा के लाए थे। कोई दक्षिण भारत में महाबलीपुरम में, नहीं महाबलीपुरम में था वो स्थान, वहाँ पे अर्जुन की प्रतिमा थी और वो दिखा के लाए थे। अब वो पूछ ली हमें यहाँ पे अर्जुन की प्रतिमा मेंस पे। हम सोच रहे थे बेचारे कि भाई सिंधु सभ्यता में मिली है या वैदिक काल में कोई प्रतिमा मिली है, और वो पूछी कहाँ से, इधर से, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए क्योंकि आरपीएससी भी यूपीएससी के ट्रेंड पे ही आजकल चल रही है। तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ट्रेंड में रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने डाल दिया। एक दोस्तों पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या है ना। तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि एक तो इकोनॉमी और एक जो साइंस एंड टेक होती है उसमें से दोस्तों हमेशा करंट में से ही क्वेश्चन देते हैं। तो ये आज के हिंदू में था कि ये अभी ये ग्रांट, पहली बात तो ग्रांट और ऐड क्या होती है दोस्तों, ऐड होती है मतलब सहायता। अगर मतलब कि अगर दो तरह से सरकार हमें सहायता देती है केंद्र सरकार राज्यों को, एक तो देती है दोस्तों उधार में पैसे, उधार में पैसे दिए हुए राज्यों को वापस लौटाने पड़ते हैं। दूसरा होता है ग्रांट, ग्रांट मतलब अनुदान, अनुदान मतलब होता है ये पैसे अब वापस नहीं लौटाने, केंद्र सरकार ने दे दिए तो हमारे राज्यों की भलाई के लिए दे दिया, अब राज्यों को वापस नहीं लौटाने हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रांट। तो दोस्तों पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू ग्रांट क्या है, तो दोस्तों यह एक तरह का अनुदान है कि पहले सरकार ने कुछ तय किया था कि इतना अनुदान कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों को दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों यह अनुदान कम पड़ गया तो अभी और ज़्यादा अनुदान दिया जा रहा है, और ज़्यादा पैसे, द्वितीय किस्त दी गई है राज्यों को, तो उसे बोला गया दोस्तों पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ठीक है। तो इसके तहत हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए 17 राज्यों के लिए 9,871 करोड़ रुपए के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी किस्त की घोषणा की है। यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की किस्तों में दिया जा रहा है दोस्तों। अभी मतलब 9,871 करोड़ रुपए दिए हैं 17 राज्यों को, ठीक है, हमारे वित्त मंत्रालय ने, और पहली किस्त हम दे चुके हैं, ये दूसरी किस्त के रूप में दिए जा रहे हैं। और इस ग्रांट के लिए सिफारिश किसने की थी दोस्तों, 15वां जो वित्त आयोग है हमारा, उसने सिफारिश की थी कि भाई राज्यों की हालत ख़राब है तो केंद्र सरकार का हक बनता है कि राज्यों की सहायता करें, और केंद्र सरकार ने बाकायदा उस बात को माना और राज्य सरकारों को यह ग्रांट दिया। तो ये ग्रांट दिया किस तरह से है कि जो राज्य जितना ज़्यादा टैक्स पेयर करता है, टैक्स चुकाता है, उसी के अनुसार उसे ग्रांट दिया गया। ऐसा नहीं है कि टैक्स तो आप कम दे रहे हो और अनुदान आप ज़्यादा ले रहे हो। तो यहाँ टैक्स को वरीयता दी गई कि जिस राज्य से जितना ज़्यादा टैक्स आ रहा है उस राज्य को उतना ही ज़्यादा ग्रांट दिया गया। केंद्र सरकार का 2026 तक का लक्ष्य दोस्तों केंद्र सरकार ने रखा है कि तो राज्यों को 3 ट्रिलियन राशि दी जाएगी, है ना, कोविड-19 से निपटने के लिए, वापस से अपनी इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए। दोस्तों केंद्र सरकार ने कोशिश करी है कि 3 ट्रिलियन राशि 2026 तक, अभी चल रहा है 2021, तो आने वाले 5 सालों में 3 ट्रिलियन राशि अलग अलग किस्तों में राज्यों को दी जाएगी ताकि वो अपनी इकोनॉमी को पुनः पटरी पर ला सके। और संविधान का अनुच्छेद 275 है दोस्तों, जो संसद को अधिकार देता है कि राज्यों को उधार या फिर अनुदान प्रदान करे। तो यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 275वें अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये थी दोस्तों हमारी
रेवेन्यू की बात, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट से निपटने के लिए अभी ग्रांट दे रही है केंद्र सरकार। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ ना, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमारी हर एक चीज़ क्लियर होती जाती है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही आएंगे आयरन डोम क्या है जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। इकोनॉमी में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही आ जाएंगे कि ये क्या होता है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होता है। अब हम कितनी किताबें रट ले इकोनॉमी की, किताबों में हम क्या पढ़ेंगे, वही रेपो रेट, रिवर्स रेट, फलान दिखान, और पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए हमेशा करंट से हमें अपडेट रहने की ज़रूरत होती है। ये हमारी हर एक जो फैक्टर होता है, हर एक सेक्टर जो होता है उसको मतलब बहुत अच्छा बना देती है करंट। ठीक है, तो ये आज के बारे में इकोनॉमी से रिलेटेड। फिर दोस्तों हमारे देश में एक नई वैक्सीन लॉन्च हुई है, वह सिंगल डोज वैक्सीन होगी। मतलब इसका जो और जो वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इनके दो दो डोज लेने पड़ रहे हैं। इस वैक्सीन की एक ही बूस्टर डोज होगी। तो वो कौन सी है, तो रूस में निर्मित स्पुतनिक लाइट देश में सिंगल डोज वैक्सीन हो सकती है। अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन 90% अनुमान है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन ही होगी। और हमारे देश में अगर बात करें कि हमारे देश में क्या कोई इस वैक्सीन का निर्माण कर रहा है, तो जी हाँ, हमारी जो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी है वो इस वैक्सीन का निर्माण कर रही है। और अगर बात करते हैं इसकी एक डोज की, तो दोस्तों रसिया हमें 948 रुपये में देगा, लेकिन हमारे यहाँ पे 5% GST इस पर लग जाएगा और यह 995 रुपये की हमारे यहाँ पे पड़ेगी। और हमारे लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि देश में अगले हफ्ते से यह वैक्सीन आ जाएगी और पहली वैक्सीन होगी जो निजी क्षेत्र में उपलब्ध होगी। अभी तक हम सिर्फ सरकार के पास जाके ही वैक्सीन लगवा रहे हैं, मेडिकल्स पे वैक्सीन नहीं मिल रही है, निजी क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। तो हम पैसे दे के इस वैक्सीन को खरीद सकते हैं और लगवा सकते हैं। और इसकी प्रभाव क्षमता दोस्तों 91.6% है। जितने भी वैक्सीन है ना उनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव क्षमता इसकी आ रही है। तो अभी तक यह इंडिया में आई नहीं थी, तो अब यह इंडिया में भी लॉन्च हो रही है। और खुशखबरी ये है कि यह निजी क्षेत्र में उपलब्ध होगी, तो जो भी कोई चाहे जिसके पास पैसे हो वो इस वैक्सीन को लगवा सकता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और दोस्तों नेपाल में फिर से वही हुआ जिसका डर था। नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो KP शर्मा ओली जी को फिर से नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। अब क्यों बनाया, तो एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं। KP शर्मा ओली जी को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री बना दिया गया था तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो राष्ट्रपति तो वही है वहाँ पे नेपाल के, क्योंकि अब देखो क्यों नहीं मिला। नेपाल की जो विपक्षी पार्टियाँ थी, हम सोच रहे थे कि जो प्रचंड साहब हैं वो जो नेपाली कांग्रेस है और जो समाजवादी पार्टी है उनसे समझौता करके सीटें ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी विपक्षी पार्टियाँ थी वो बहुमत साबित करने में असफल रही। मतलब ओली जी तो सबसे पहले बहुमत साबित करने में असफल रहे ही थे, NCP जो नेपाल की पार्टी ओली जी की, लेकिन अन्य जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो भी आपस में गठबंधन नहीं बना पाई और वो भी कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई। ऐसे में दोस्तों ओली जी को ही विद्यादेवी भंडारी ने फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। परंतु अब ओली जी को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। ओली जी को ऐसे नहीं है कि प्रधानमंत्री बना दिया कि और कोई पार्टी के पास नहीं है तो तुम ही ले लो, नहीं, ओली जी को फिर से बहुमत साबित करना होगा। और अगर बात करें ओली की अध्यक्षता वाली CPN है दोस्तों, ये CPN 121 सीटों के साथ में 271 सदस्य वाली प्रतिनिधि सभा की सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब उनकी संसद में 271 सीटें हैं, जिनमें ओली और प्रचंड की जो पार्टी है कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उसके पास में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, है ना, 121 सीटें हैं। ठीक है, तो अभी यही सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ की। तो देखते हैं दोस्तों, ओली और प्रचंड में अगर फिर से गठबंधन हो जाता है तो फिर से इनकी सरकार बन जाती है, और अगर नहीं होता है तो फिर लास्ट ऑप्शन जो नेपाल के पास बचेगा वो होगा कि पुनः इलेक्शन करवाना, और फिर वही होने वाला है। और वैसे भी 2022 में इलेक्शन होने ही वाला था, पर ओली जी ने प्रचंड जी को, जो 2.5 साल का इनमें समझौता हुआ था गठबंधन के टाइम में, तो ओली जी ने प्रचंड जी को प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया था। इसलिए प्रचंड ने अपना समर्थन इनकी पार्टी से वापस ले लिया था। अगर ओली जी मान जाते हैं और प्रचंड को प्रधानमंत्री बना देते हैं तो शायद समझौता हो जाएगा, वो भविष्य की बात है। अभी यही खबर थी आज के लिए। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। तो बहुत मुश्किल से दोस्तों ये 5-6 क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, इतनी कोरोना की न्यूज़ होती है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल है संडे, तो कल मैं पेपर नहीं लेके आऊँगी, फैक्चुअल न्यूज़ ये जो होती है वो नहीं लेके आऊँगी। कल का मुझे भी रेस्ट चाहिए क्योंकि मुझे अपने थोड़े से पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं। तो कल मतलब हर संडे को ऑफ रहेगा हमारा जो ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। हाँ, बड़े वाला जो एडिटोरियल होता है वो एक पेपर मैं आपके लिए, मतलब एक वीडियो ज़रूर ले आऊँगी, वो मैंने आज ही रिकॉर्ड कर लिया है कल के लिए, तो वो मैं ज़रूर ले आऊँगी। लेकिन ये वाला जो वीडियो आता है, जो फैक्चुअल पेपर की न्यूज़ आती है, क्योंकि संडे को तो वैसे भी मोटिवेशन वाली कहानियाँ ही ज़्यादा आती हैं,
तो वो मैं नहीं लेके आऊँगी। तो संडे को हमारा ऑफ रहेगा। मुझे भी एक दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ती थी तो भी मैं एक दिन की छुट्टी लेती थी, क्योंकि मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, मेरे लिए संडे हमेशा ऑफ ही रहता था। मैं संडे को कभी नहीं पढ़ी हूँ, है ना। बाकी 6 दिन जचा के पढ़ाई करो, और संडे को हमेशा मेरा ऑफ रहता था। तो मुझे अभी भी थोड़ा ऑफ चाहिए, और आप लोग भी रेस्ट कीजिएगा। एक दिन तो रेस्ट करने के लिए होना ही चाहिए। तो संडे को ऑफ रहेगा। तो ठीक है, आप लोग वेट मत करना। कल का एक वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगी, जो इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और अलग वीडियो होगा। जो हम डेली पढ़ते हैं उससे अलग होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी आज बोला है, और वीडियो भी 15-16 मिनट का ही बनेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने वो आधा घंटे का वो वाला वीडियो बना लिया, तो मेरा गला दुख गया था, तो मैंने ये वाला थोड़ा जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया। तो वैसे न्यूज़ सारी कवर हो ही गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो